आज हम लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। बिंदुसार, कल की कक्षा में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। महान शासक चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ा था। और चंद्रगुप्त मौर्य में यहाँ तक हम लोगों ने समझा था कि उनकी पत्नी का नाम दुर्धरा था, जो अंतिम नंद शासक घन नंद से संबंधित थे। कुछ पुस्तकों में उनकी बेटी के तौर पर उल्लेख है, कुछ पुस्तकों में उनके बहन के तौर पर भी उल्लेख है, उनके तेरी बहन का भी उल्लेख है, लेकिन ये सब प्रवर्ती पुस्तकें हैं, इसको ध्यान रखना। तो दुर्धरा से एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, वह बिंदुसार था। और चंद्रगुप्त मौर्य ने जब 297 98 के अप्रॉक्स ईस्वी पूर्व जब सिंहासन को छोड़ा था, उसके बाद बिंदुसार ही शासक बने। बिंदुसार के कई नाम पुस्तकों में मिलते हैं, बिंदुसार के कई नाम पुस्तकों में मिलते हैं, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। बिंदुसार के जो पुस्तकों में नाम मिलते हैं उसमें बिंदुसार भी नाम मिलता है, बारीसार भी इनका नाम मिलता है, इनका नाम मद्रसार भी मिलता है, इनका नाम मद्रसार भी मिलता है, और एक इनका नाम बिंदुसार भी आप लोगों को पता है, बिंदुसार भी इनका नाम मिलता है। और एक इनका नाम सिंहसेन भी उल्लेख है, सिंहसेन। जरा आप लोग याद रखेंगे कि बिंदुसार के कई नाम मिलते हैं। पुराणों में इनका नाम बारीसार, मद्रसार, बिंदुसार के तौर पर भी उल्लेख है, और एक इनका नाम सिंहसेन भी है। सिंहसेन, ध्यान रखना है कि जैन ग्रंथ में इनका नाम, और जैन ग्रंथ में एक पुस्तक है राजबली कथा, राजबली कथा। इस पुस्तक में बिंदुसार का नाम सिंहसेन मिलता है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप लोगों से प्रश्न आए कि सिंहसेन किसका नाम है, तो आपका जवाब होगा बिंदुसार। ये सारी पुस्तकें परवर्ती काल की थी, इसको भी ध्यान रखना है। जैन ग्रंथों में एक परीक्षा में अक्सर ये प्रश्न पूछा जा सकता है, या पूछे भी गए हैं कुछ परीक्षाओं में, कि बिंदुसार का सिंहसेन के साथ साम्यता स्थापित किस पुस्तक में है, तो आप देंगे जैन पुस्तकों में। और कोई पार्टिकुलर पुस्तक का नाम पूछे तो आपके पास में राजबली का। बिंदुसार बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम बिंदुसार ही मिलता है, बौद्ध ग्रंथों में, यह ध्यान रखना है। इनका नाम बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार है मिलता है। बिंदुसार इनका नाम कैसे पड़ा, यह भी आप लोगों को पता ही है कि बिंदुसार इनका नाम कैसे पड़ा। बिंदुसार नाम करने के पीछे जो आपको पता है कि दुर्धरा को विस्फान हो गया था, वो चूंकि विश्व पुरुष बनाने का कंसेप्ट चाणक्य का था। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा विष देते रहते थे, और एक दिन ऐसा हुआ तो विश्व में खाना दुर्धरा जो महारानी थी चंद्रगुप्त मौर्य की, उन्होंने खा लिया। मृत्यु हुई, लेकिन उस बच्चे को निकाल दिया गया चिकित्सा पद्धति के माध्यम से, वो बच्चा बचा, तो उस पर बिंदुसार नाम रखा गया। अब पुराणों की मैं बात कर रहा हूँ कि वारिसार और मद्रसार इनका किस पुस्तकों में, किस पुराण में नाम आता है, तो आप लोग नोट करेंगे। इनका जो नाम है भागवत पुराण में वारिसार के तौर पर आता है, तो वारिसार का मतलब हो जाएगा भागवत पुराण में इनका नाम वारिसार है। भागवत पुराण में इनका नाम भागवत पुराण में वारिसार है, यह ध्यान रखेंगे। और जब हम बात करेंगे वायु पुराण की, तो वायु पुराण में इनका नाम मद्रसार आता है। वायु पुराण में इनका नाम मद्रसार। एक और पुराण में इनका उल्लेख है विष्णु पुराण, तो विष्णु पुराण में इनका नाम बिंदुसार आता है। आप ध्यान रखेंगे इस तथ्य को। तो आपके पास में आया कि पुराणों में भागवत पुराण में बिंदुसार का नाम वारिसार है, वायु पुराण में बिंदुसार का नाम वायु पुराण में मद्रसार है, इसको ध्यान रखेंगे, मद्रसार। विष्णु पुराण में इनका नाम बिंदुसार है, यह भी ध्यान रखेंगे। बौद्ध ग्रंथों में इनका नाम बिंदुसार है, यह भी ध्यान रखेंगे, बिंदुसार। और इसके बाद जैन ग्रंथ विशेषकर राजबली कथ्य में इनका नाम सिंहसेन उल्लेखित होता है, सिंहसेन। अब आप लोगों ने बिंदुसार के विभिन्न नामों को देखा। अब बिंदुसार के बारे में कुछ और जानकारी प्राप्त करते हैं। बिंदुसार, अब यहां पर आपको देखना है बिंदुसार के विषय में
अच्छा अच्छा, आप लोगों ने अगर नोट नहीं किया तो नोट कर लेंगे, क्योंकि बहुत तेजी से इसको हम रेक कर चुके हैं। बिंदु चार। अब यहाँ पर आप देखेंगे बिंदुसार की जो उपाधि थी वह अमित्र घात की थी। बिंदुसार की उपाधि अमित्र घात की थी। अमित्र घात का शाब्दिक अर्थ होता है, मित्र का मतलब दोस्त, अमित्र मतलब दुश्मन, तो दुश्मनों का संहारक, दुश्मनों का संहारक, यह अर्थ लेते हैं दुश्मनों का संहारक। बिंदुसार, बिंदुसार की उपाधि दुश्मनों के संहारक के रूप में। और इस अमित्र घात को यूनानी लेखकों ने अमित्रोचेट्स के तौर पर लिखा है। अमित्रोचेट्स के तौर पर लिखा है, इसको ध्यान रखना। अब यहां पर देखेंगे कि अगर अमित्रोचेट्स की मैं बात कर रहा हूं, इसका मेरा आपका है बिंदुसार से है। और अगर मैं सेंड्रोकोटस की बात कर रहा हूं, सेंड्रोकोटस की बात कर रहा हूं, तो सेंड्रोकोटस से मेरा इशारा चंद्रगुप्त मौर्य, ये ध्यान रखना है। कल की कक्षा में भी हमने इस चीज की चर्चा की थी, और फिर बतला रहा हूं कि अमित्रोचेट्स अगर यह नाम आता है तो बिंदुसार के लिए है, और सेंड्रोकोटस या सेंड्रोकोटास नाम आता है तो यह चंद्रगुप्त मौर्य के लिए। इसको आप लोगों को ध्यान रखना। जब हम अमित्रोचेट्स को देख लेते हैं कि बिंदुसार का नाम है, तो आपके पास एक प्रश्न आएगा कि इसका उल्लेख कहां से आता है, अमित्रोचेट्स था यह। तो यूनानी लेखक एस्ट्रेबो ने इसका उल्लेख किया, एस्ट्रेबो ने इसका उल्लेख किया, यह भी आपको ध्यान रखना है। यूनानी लेखक एस्ट्रेबो ने इसका उल्लेख किया है। देखिए एस्ट्रेबो ने इसका उल्लेख किया, तो एस्ट्रेबो का जो संबंध होगा वो कहां से होगा उसको भी देख लेना है। सीरिया के शासक थे एंटियोकस, एंटियोकस सीरिया के शासक, ठीक है। तो सीरिया के शासक एंटियोकस के पत्र व्यवहार का संबंध हमें बिंदुसार के साथ दिखता है। इसका वर्णन एथियोनस ने किया है। एथियोनस एक यूनानी लेखक है एथियोनस, उन्होंने वर्णन किया है कि सीरिया के शासक एंटियोकस के साथ बिंदुसार का पत्र व्यवहार यानी कि राजदूतों का संबंध था, आपस में मित्रवत संबंध। तो महान मौर्यों ने अपने विदेशी संबंध को भी मजबूत किया था, यह ध्यान रखना है। और पश्चिमोत्तर भारत में जो पश्चिम एशिया के देश हैं वो भी महान मौर्यों के साथ मित्रता रखते थे। और अशोक के समय में पश्चिमोत्तर भारत ही नहीं पश्चिम एशिया पर भी अशोक का प्रभाव दिखलाई पड़ता है। यद्यप कालखंड में जब कालखंड बदला, मौर्यों का पतन हुआ, तो उत्तर पश्चिमी सीमा से भारतवर्ष पर हमले भी हुए हैं। उत्तर पश्चिमी सीमा से भारतवर्ष हमेशा परेशान रहा है। तो यहाँ पर देखना है कि सीरिया के शासक एंटियोकस थे, जिसके साथ इनका संबंध मित्रवत था, और उन दोनों के बीच में पत्र व्यवहार होता था। इस पत्र व्यवहार का वर्णन एथियोनस ने किया। अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं कि लगता है कि एस्ट्रेबो ने इसका वर्णन किया है, लेकिन एस्ट्रेबो ने इसका वर्णन नहीं किया है। यह पत्र व्यवहार का वर्णन एथियोनस ने किया है, और एस्ट्रेबो ने नाम लिखा अमित्रोचेट्स और सेंड्रोकोटस। यहां पर ध्यान रखना है कि एस्ट्रेबो एक और चीज की वर्णन करता है जो तथ्य के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वो लिखता है कि यूनान के 2 राजदूत भारतवर्ष भेजे गए मौर्यों के शासनकाल में। और मौर्यों के जो शासनकाल है उसका नाम, उसकी राजधानी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाटलिपुत्र थी। तो पाटलिपुत्र के लिए पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग होता है। पाटलिपुत्र के लिए अगर आपको पूछा जाए तो पाटलिपुत्र का वर्णन किस नाम से किया गया है, तो आप वहां पर लिखेंगे जो पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया है वो पॉलीब्रोथा शब्द से किया गया है। इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। पॉलीब्रोथा शब्द से इसका प्रयोग किया गया है, इसको ध्यान रखना है। पॉलीब्रोथा शब्द इसके लिए आया है, ये ध्यान रखना है। पॉलीब्रोथा, इसको लिख लेंगे आप लोग। पॉलीब्रोथा शब्द का प्रयोग किया गया है। और एस्ट्रेबो ने पाटलिपुत्र के लिए शब्द का प्रयोग यूनानी लेखकों ने किया है। और एस्ट्रेबो 2 राजदूतों की बात करता है। एक राजदूत मेगास्थनीज थे, मेगास्थनीज, और दूसरा राजदूत डायमेकस था। इसको याद रखना है। एक मेगास्थनीज थे
और दूसरा डायमेकस था। जब हम मौर्य काल में आने वाले द्वीपों के बारे में चर्चा करेंगे तो इसमें मेगास्थनीज सबसे पहले उल्लेख आता है। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम था इंडिका। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी, उसका नाम क्या था? इंडिका। ध्यान रखना, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। ध्यान रखना है। और मेगास्थनीज की यह इंडिका आज तक हमारे पास उपलब्ध नहीं, उपलब्ध इंडिका नहीं है। ध्यान रखना है, उपलब्ध नहीं, इंडिका उपलब्ध नहीं। लेकिन इंडिका के आधार पर अन्य जो यूनानी इतिहासकारों ने वर्णन किया है, तो इंडिका के यत्र तत्र अवशेष, यत्र तत्र जो हम शब्द का प्रयोग कर सकते हैं कि उसके उद्धरण मिलते हैं, जो मेगास्थनीज ने ऐसा कहा। इस आधार पर मेगास्थनीज की प्रमाणिकता साबित हो जाती है। और आप लोगों को जैसे कल की कक्षा में बताया था कि जब सेल्यूकस निकेटर और इसके बीच चंद्रगुप्त मौर्य के बीच युद्ध हुआ था तो एक वैवाहिक संबंध कायम हुआ था, और उस वैवाहिक संबंध के फलस्वरूप एक दूत भी आया था। वह दूत मेगास्थनीज था। यह सिकंदर, यह जो मेगास्थनीज था, लोग इसको समझ लेते हैं कि मेगास्थनीज सिकंदर के समय में आया था। नहीं, मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का दूत बनकर के चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और डायमेकस जो आया है, डायमेकस, यह बिंदुसार के दरबार में आया है। डायमेकस बिंदुसार के दरबार में आया है, इसको ध्यान रखना। अब हम मेगास्थनीज के उद्धरण का जब उल्लेख करेंगे तो हम इसका जो अलग से हमारा वीडियो बन रहा है कि मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति, उसमें उस पर उल्लेख करेंगे कि मेगास्थनीज ने समाज को किस नजर से देखा था, समाज का क्या वर्गीकरण किया था, उसमें उसका प्रयोग करेंगे। अभी हम बिंदुसार के संदर्भ में केवल तथ्यों को देख रहे हैं इस वीडियो में, इस क्लास में। आज की कक्षा में हम लोग केवल बिंदुसार के संबंध में तथ्यों को देखेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे कि बिंदुसार के पत्र व्यवहार का उल्लेख बिंदुसार और सीरिया के राजा एंटियोकस, सीरिया के राजा एंटियोकस के पत्र व्यवहार का उल्लेख एथियोनेस ने किया है। तो पत्र व्यवहार किया है तो भाई कुछ तो मांगा होगा पत्र व्यवहार में। उसने लिखा है कि चार चीजें वहां से मांगी गई, चार चीजें वहां से मांगी गई। इसमें ध्यान रखना कि पत्र व्यवहार, तो पत्र को छोड़कर तीन चीजें मांगी गई, उसको ध्यान रखेंगे। एक सूखा अंजीर, अंजीर मतलब मेवे, आप मांग सकते हैं, सूखे मेवे मांगे गए थे। दूसरा शराब मांगा गया था, अंगूर की बनी हुई शराब। और तीसरी बात मांगी गई थी दार्शनिक, दार्शनिक। प्रत्युत्तर में एंटियोकस ने लिखा है कि सूखे अंजीर भी प्राप्त हो जाएंगे, भेज दिए जाएंगे, शराब भी मिलेंगे, लेकिन सीरिया के कानून के तहत दार्शनिकों का आदान प्रदान या विक्रय नहीं हो सकता। इसलिए विक्रय नहीं हो सकता, इससे दार्शनिक का आदान प्रदान नहीं हो पाएगा, विक्रय नहीं हो सकता। यहाँ पर तीन चीजों को आप देखेंगे कि जब सूखा अंजीर मांगा गया, खाने पीने की चीज थी। शराब समझते ही, हमसे ज्यादा बेहतर समझते होंगे आप लोग, तो हमारे व्यूअर्स होंगे, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। और दार्शनिक, तो ये दोनों चीजें विलासिता की थी, विलासिता की चीजें थी। और दार्शनिक चीजें उसकी रुचि या अध्ययन की चीजों की थी। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिंदुसार तार्किक, तर्कवादी था। तो बिंदुसार जब तर्कवादी था तो आपके दिमाग में आ गया होगा कि बिंदुसार के गुरु भी रहे होंगे। तो बिंदुसार के गुरु के तौर पर, बिंदुसार के जो मंत्री हुआ करते थे उस जमाने में, तो मंत्री के तौर पर दो व्यक्तियों का उल्लेख है। एक खुद चाणक्य, चाणक्य, और दूसरा उल्लेख है सुबंधु का, सुबंधु। कुछ कहानियों में आप ये, काल्पनिक कहानियों में आप ये देखेंगे कि चाणक्य की मृत्यु के बारे में कहीं कहीं सुबंधु को उत्तरदायी कहानियों में ठहरा दिया जाता है। लेकिन आप देखेंगे कि बिंदुसार के समय में चाणक्य भी थे और सुबंधु, सुबंधु का उल्लेख है कई बार और चाणक्य का भी उल्लेख है। चाणक्य का उल्लेख तारानाथ करते हैं, तिब्बती लामा तारानाथ करते हैं कि चाणक्य की सहायता से बिंदुसार ने 16 राजाओं को पराजित कर दिया था, 16 राजाओं को पराजित किया था चाणक्य की सहायता से, 16 राजाओं को पराजित किया था। इसी चाणक्य के शिष्य है, चाणक्य के शिष्य राधा गुप्त है, ध्यान रखना है आप लोगों को।
और यह राधा गुप्त ही अशोक के समय में प्रधानमंत्री हैं। अशोक के समय में प्रधानमंत्री या मंत्री कह सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि एक श्रृंखला थी कि चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय भी थे और बिंदुसार के समय भी थे। उनकी जो मृत्यु हुई, रहस्यमय परिस्थितियों में जो मृत्यु हुई, उसके बाद राधा गुप्त बने जो अशोक के समय प्रधानमंत्री थे। एक श्रृंखला के पास में बिंदुसार के समय दो दो मंत्री थे, चाणक्य और सुबंधु। तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि पहले जब तक चाणक्य जीवित थे चाणक्य ही प्रधान रहे होंगे, बाद में कालांतर में सुबंधु आए। अब यहाँ पर देखेंगे, अब तिब्बती लामा तारानाथ ने लिखा कि 16 राजाओं को बिंदुसार ने पराजित किया था। तो जरा हम उस समय के इतिहास को देख लें और थोड़ी सी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखिए। चंद्रगुप्त मौर्य ने उत्तर पश्चिमी भारत से अफगानिस्तान इंक्लूड कर लेंगे, जो आज का बृहत्तर भारत उस अर्थ में समझेंगे कि उत्तर पश्चिमी जो भारत अफगानिस्तान के हिस्से से भी, अफगानिस्तान से लेकर कृष्णा नदी तक अपना विस्तार किया। कलिंग पर चंद्रगुप्त मौर्य के आक्रमण का कहीं उल्लेख नहीं। तो कलिंग हम मानते हैं कि स्वतंत्र राज्य था और कलिंग पर जो आक्रमण का उल्लेख अशोक के समय में है। अशोक के इतिहास में कलिंग का युद्ध एक निर्णायक युद्ध रहा है। उसके व्यक्तित्व परिवर्तन में, धर्म परिवर्तन में भी और मानसिकता के परिवर्तन में भी। तो अशोक के समय में कलिंग पर हमला हुआ है। तो इस अभिप्राय में हम समझते हैं कि कोई बहुत विशाल साम्राज्य की भौगोलिक परिवर्तन बिंदुसार के समय में नहीं। और अगर 16 राज्य ये थे, ये छोटे छोटे राज्य रहे होंगे, क्योंकि बिंदुसार की महानता इस तथ्य में थी कि बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा दिए गए साम्राज्य को, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। यह उनकी सबसे बड़ी महानता थी। पुनः नाम में जो उनकी उपाधि है अमित्र घात से स्पष्ट होता है तो दुश्मनों के वो संहारक थे। इसका अभिप्राय यह मानते हैं कि छोटे छोटे शासकों के साथ उनकी लड़ाइयां हुई, जिस लड़ाइयों में उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। स्पष्टतः हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं। अब बिंदुसार की जहां तक नेक्स्ट संतान की बात है, अगले जनरेशन की बात है, तो उसको भी देखेंगे। बिंदुसार की जैन ग्रंथों एवं बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार की 16 पत्नी की चर्चा होती है। 16 पत्नियां थी बिंदुसार। मुख्य रूप से 2 पत्नियों की चर्चा होती है। एक देखेंगे, इसको मुख्य रूप से 2 पत्नियों की चर्चा होती है। एक सुभद्रांगी की चर्चा होती है। सुभद्रांगी की एक ध्यान रखना है, सुभद्रांगी की चर्चा होती है। और दूसरी चर्चा चारुमित्रा की होती है। दूसरी चर्चा चारुमित्रा की होती है। बाद के बौद्ध ग्रंथों में इस सुभद्रांगी को धर्मा भी कहा गया है। और इनका एक और विरुद्ध आया है, जनपद कल्याणी इनका एक और विरुद्ध आया है। पुराणों में भी उल्लेख है, जनपद कल्याणी। अब सुभद्रांगी के बारे में देखेंगे यहाँ पर, तो सुभद्रांगी के बारे में कहा जाता है कि पहले वो चंपा की एक ब्राह्मण परिवार की थी। अब यहाँ पर आपको एक संदर्भ समझना कि बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। मैं विशाख दत्त की गुंडी वाली टिप्पणी पर नहीं जा रहा हूं, अभी जहां उन्होंने वृषभ कहा था, अपने आप को क्षत्रिय कहते हैं। और यह चंपा की ब्राह्मण परिवार की थी। आप देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो धर्म स्वीकार कर रहे थे जैन धर्म था, और उस समय बौद्ध धर्म भी प्रमुखता से था। तो बौद्ध धर्म में क्षत्रियो को प्रथम वर्ण माना गया है। बौद्ध धर्म में, जैसे वैदिक धर्म में ब्राह्मण को प्रथम वर्ण माना जाता है, तो बौद्ध में क्षत्रियो को प्रथम वर्ण माना जाता है और उसके बाद ब्राह्मणों को दूसरा।
और बिंदुसार के समय में भी समाज में ऐसी स्थिति रही होगी कि जहां पर ब्राह्मण और क्षत्रियों में क्रमशः एक दो स्थान की बात ही चल रही होगी। बौद्ध दृष्टिकोण से कभी क्षत्रिय नंबर 1 पर आते होंगे, ब्राह्मण नंबर 2 पर जाते होंगे, वैदिक धर्म से कभी ब्राह्मण नंबर 1 पर आते होंगे और क्षत्रिय नंबर 2 पर जाते हैं। निष्कर्ष जो भी हो, समाज में जो सत्ता हस्तांतरण जनता के बीच में हो रहा हो या वर्गों का क्रम जो बदल रहा हो, लेकिन निष्कर्ष यह है कि बिंदुसार और सुभद्रा के दो अलग अलग कुल के थे, दो अलग अलग वर्ण के थे। और समाज में इसका मतलब अंतःवर्ण विवाह प्रचलित था। अंतःवर्ण विवाह प्रचलित था, यद्यपि वर्णात्मक व्यवस्था कठोर हो रही। अब यहां पर देखेंगे अंतःवर्ण विवाह को आप ऊर्ध्वलोम विवाह और अनुलोम दोनों में देख सकते हैं। ऊर्ध्वलोम और अनुलोम विवाह, तो जब मौर्य काल के समाज की स्थिति हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, तो उस पर सारी चीजों पर चर्चा होगी। लेकिन अभी एक आपको याद कैसे रखना है, इस ट्रिक को, इस कंसेप्ट को आपको समझ लें ताकि उस क्लास में जाकर के आपको कंफर्टेबिलिटी महसूस होगी। तो ऊर्ध्वलोम और अनुलोम विवाह प्रचलित है। तो ये चंपा की ब्राह्मण परिवार से थी। यहाँ पर मैंने कहा कि चंपा के ब्राह्मण परिवार से थी सुभद्रांगी। सुभद्रांगी का एक नाम धर्माजी उल्लेख में आता है और दूसरा नाम इनका जनपद कल्याणी भी इनका उल्लेख में आता है। जनपद कल्याणी, यहाँ पर देखिए कहानियां कुछ यूं है, कई कहानियां बनती है मौर्य काल में, कुछ अर्धसत्य भी होते हैं, कुछ काल्पनिक भी होते हैं। और एक इतिहासकार व इतिहास के विद्यार्थियों को उस कहानियों में से अगर कोई निष्कर्ष निकालना है तो निष्कर्ष को सावधानी पूर्वक निकालना चाहिए। तो एक कहानी बनती है कि सुभद्रांगी के पिता इनको लेकर के पाटलिपुत्र पहुंचे और पाटलिपुत्र में इन्हें नाई का काम मिला। पाटलिपुत्र में नाई का काम इनको मिला, मतलब बाल संवारने का, स्त्रियों को बाल संवारने का काम सुभद्रांगी को मिला। इससे प्रसन्न होकर के बिंदुसार ने इनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया। लेकिन जहां पर बिंदुसार को थोड़ा सा संकोच था क्योंकि वह नायक समझ रहा था। लेकिन कालांतर में जैसे उनको पता चला कि ब्राह्मण परिवार से है तो उन्हें सुभद्रांगी के साथ न शादी केवल की बल्कि उसे मुख्य रानी का दर्जा भी दिया। अब यहाँ पर दो चीज को देखेंगे कि बिंदुसार को जब तक पता था कि यह नाई है तब तो थोड़ा संकोच कर रहे थे। मतलब आप देखेंगे कि समाज में अंतःवर्ण विवाह प्रचलित था लेकिन अच्छा नहीं माना जाता था, अच्छा नहीं माना जाता था। मतलब वर्ण व्यवस्था मजबूत ही नहीं हुई थी, अब वो समाज में व्याप्त हो चुकी थी और शायद विभिन्न जातियों को जो उदय हो रहे थे उसने वर्णात्मक व्यवस्था को और मजबूत कर दिया था। अब इसके बाद देखेंगे कि सुभद्रांगी और चारों मित्र, यहाँ पर आपको दो रानियों का प्रमुख रूप से उल्लेख हो गया। अब सुभद्रांगी के जो पुत्र थे वो इतिहास प्रसिद्ध शासक अशोक थे। इतिहास प्रसिद्ध शासक अशोक। भारतीय इतिहास को या भारतवर्ष के लोगों को इस बात का गर्व होना चाहिए कि इस महान सम्राट ने इतिहास से लगभग 300 साल पहले जिस सपनों को देखा, 200-300 साल पहले जिन सपनों को देखा, आज भी उन सपनों को पूरा करने के लिए मानव जाति और विश्व के सभी सरकारें प्रयासरत है। इस महान शासक की दृष्टि यहां तक मजबूत थी। अब चारों मित्र के एक पुत्र का नाम उल्लेख मिलता है सुशील। अब यहां पर देखेंगे कि बिंदुसार के अन्य पत्नी जिसका उल्लेख 16 किया गया है, वहां से कुल कहा जाता है कि बिंदुसार के पास में 101 संतान थे। 101 संतान थे कुल मिलाकर। 16 पत्नियों का उल्लेख, 16 पत्नी की चर्चा होती है और 101 संतानों की बात आती है। तो यही एक तथ्य है कि जब अशोक सम्राट बनते हैं तो ऐसे इतिहासकारों के बीच में, क्योंकि इसके सम्राट बनने में दो ईस्वी सन आते हैं, तो एक इतिहासकारों का निष्कर्ष, एक बड़ा निष्कर्ष निकालता है कि उस समय उत्तराधिकारी की कोई लड़ाई हुई होगी और अशोक को अपने सभी भाइयों का हत्यारा माना जाता है। बौद्ध ग्रंथों में इस चीज का ज्यादा वर्णन किया गया। तो बौद्ध ग्रंथों की एक पृष्ठभूमि भी हो सकती है। बौद्ध ग्रंथ ने प्रायः जो भी बौद्ध धर्म नहीं अपनाते थे और बाद में अपनाते थे, तो ऐसे शासकों के लिए पहले इस दृष्टिकोण का प्रयोग कर लिया है। तो हमें सावधानी पूर्वक इस तथ्यों को देखना चाहिए, क्योंकि अशोक के शिलालेख, अशोक का एक 5वां शिलालेख है, उस 5वें शिलालेख में
अशोक अपने जीवित भाई एवं बहनों की बात करता है, जीवित भाइयों की बात करता है। यद्यप नाम का उल्लेख नहीं है, तो ये माना जाता है कि अशोक के 5वें शिलालेख तक अशोक के भाई थे, अशोक के परिवार के लोग थे। तो अब हम अशोक अशोक में जब हमारी नेक्स्ट क्लासेस होगी अशोक के बारे में, तो इस चीज को हम देखेंगे। लेकिन अभी तक आपको देखना यह है कि सुभद्रांगी के पुत्र अशोक थे और चारुमित्रा का पुत्र सुशील था। अब यहाँ पर देखेंगे कि पहले मैंने कहा कि सुभद्रांगी बाद में नाई के रूप में, मतलब एक बाल संवारने के रूप में आई थी, मतलब पहले से चारुमित्रा। तो चारुमित्रा का जो पुत्र है सुशील, वो बड़ा भाई था, अशोक छोटा भाई था। और अशोक देखने में कुरूप था, अशोक देखने में कुरूप था, ये ध्यान रखना है। और सुशील देखने में बहुत ही सुंदर था, बहुत ही सुंदर। तो इसलिए यह माना जाता है कि अशोक बिंदुसार को अत्यधिक प्रिय नहीं था, लेकिन सुशील अत्यधिक प्रिय था। मतलब अशोक अपनी कुरूपता के कारण बिंदुसार के बहुत अधिक प्रिय नहीं थे, लेकिन सुशील अत्यधिक प्रिय था। बचपन में कुछ खेल चलता रहता है बच्चों के बीच, तो राजकुमारों के बीच में भी खेल चल रहा था। अशोक और सुशील, अन्य राजकुमार भी खेल रहे होंगे। अगर हम पुत्रों की संख्या 101 मान लें, 101 अगर अतिशक्तिपूर्ण भी है, तो अगर हम कम भी मानते हैं तब भी अन्य राजकुमार भी खेल रहे होंगे। तो इन खेल को देखने के क्रम में अशोक बिंदुसार ने एक संत से, आजीवक पंथ के संत थे, उनसे पूछा था कि सबसे अच्छा कौन लड़का साबित होगा बाद में। तो एक आजीवक संप्रदाय के व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है जीन सेन। जीन सेन उनका नाम है, ध्यान रखिए। जीन सेन ने भविष्यवाणी की थी कि अशोक एक महान शासक बनेगा। इससे आपको यह निष्कर्ष निकालना है कि बिंदुसार के समय में आजीवक संप्रदाय प्रमुखता से था, आजीवक संप्रदाय प्रमुखता से। और जिन सेन के साथ इनके वार्तालाप को देखते हुए इतिहासकार एल वासन ने बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का ही बदला दिया है, बिंदुसार को आजीवक संप्रदाय का बदला है। लेकिन जैन ग्रंथों में बिंदुसार को जैन धर्म के प्रति सहानुभूति रखने वाला बताया गया। इस आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं कि बिंदुसार का स्वाभाविक लगाव जैन धर्म के प्रति था। और यह ध्यान रखना है कि बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार का उल्लेख ब्राह्मण धर्म या वैदिक धर्म का समर्थक के तौर पर, यह ध्यान रखना है। तो अगर आपको परीक्षा में प्रश्न आता है, अगर किसी इतिहासकार का नाम दे दिया जाए, तो आपको ध्यान रखना है कि इतिहासकार एल वासन के अनुसार यह आजीवक संप्रदाय का। लेकिन अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो आप इस पर देंगे जैन धर्म का था, जैन धर्म का यह समर्थक। अगर उससे स्पष्ट रूप से पूछा जाए कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार किस धर्म के समर्थक थे, तो आपका जवाब हो जाएगा ब्राह्मण धर्म के समर्थक। अब यहां पर आपने देखा, निष्कर्ष निकाला कि बिंदुसार के समय में जिनसेन आए थे, आजीवक संप्रदाय के थे। अब एक कहानी कुछ बनती है यूं कि अशोक चूंकि अपने पुत्र अशोक बिंदुसार का प्रिय पुत्र नहीं था, तो जिनसेन ने भविष्यवाणी कर दी थी अशोक के बारे में। तो बिंदुसार ने अपने पत्नी सुभद्रांगी को जाके भविष्यवाणी सुनाई। बिंदुसार के सुभद्रांगी को भविष्यवाणी जाके कही गई, और उसके बाद आश्चर्यजनक रूप से जिनसेन गायब हो जाते, जो उनकी कथाओं में वर्णित है। और अशोक के समय में जिनसेन पुनः आते, अशोक के समय। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि अशोक के समय में भी आजीवक संप्रदाय प्रमुखता से था। और इसका अंतिम प्रमाण मिलता है कि मौर्य वंश के शासक दशरथ ने आजीवक संप्रदाय के लिए दान दिया था, गुफाओं का निर्माण करवाया था। वो कालांतर में हम अशोक के बाद के मौर्य में उसका अध्ययन करेंगे। तो बिंदुसार के समय में आपने देख लिया कि लगभग में सभी प्रकार के धर्म के लोग वहां पर थे, और समाज में सभी प्रकार के धार्मिक दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की कट्टरता बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। अब यहां पर हमको देखना है कि बिंदुसार के सुभद्रांगी और अशोक हो गए। बिंदुसार के समय में एक घटना घटती है, उसको ध्यान रखेंगे, क्योंकि बिंदुसार के दो पुत्रों के बारे में तक आप लोगों ने जानकारी प्राप्त की है, एक अशोक और दूसरा सुशील। एक अशोक और दूसरा सुशील, यहां पर ध्यान रखना है, अशोक और सुशील। अब ये राजकुमार बड़े हुए तो इनको प्रांतों का क्या बनाया जाएगा, शासक बनाया जाएगा। तो अशोक को भी बनाया गया और सुशील को भी बनाया गया। अशोक को प्रांत मिला अवंती,
अशोक को प्रांत मिला अवंती और सुसीम को प्रांत मिला था तक्षशिला। यह ध्यान रखना है। अशोक को प्रांत मिला था अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी और इसको मिला था तक्षशिला। अब आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है कि आज भी ट्रेनिंग, जब आप लोग आईएएस बनेंगे उससे पहले आपको ट्रेनिंग करने के लिए जब भेजा जाता है तो आपकी दो प्रकार की ट्रेनिंग होगी। एक मथुरी में ट्रेनिंग होगी और पुनः आपको जॉब में रखा जाएगा, जिसको सामान्य भाषा में, कंपनी की भाषा में ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर भी राजकुमारों को पहले ट्रेनिंग देनी पड़ती थी। बिंबिसार वाले में आपने पढ़ा था कि बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु को अंग का उपराजा बनाया गया था, अंग का उन्होंने ट्रेनिंग लिया था। अग्निमित्र के समय में भी इस तरह घटनाएं घटी थी यहाँ पर, लेकिन अवंती का देखिए। अब एक बौद्ध पुस्तक दिव्यावदान पुस्तक का नाम मैंने बताया, दिव्यावदान में उल्लेख है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ। तक्षशिला में विद्रोह हुआ, उस विद्रोह को सुसीम दबा नहीं सका तो वहां पर अशोक को भेजा गया। ध्यान रखना है, अशोक को भेजा गया। मतलब आपको यहां से निष्कर्ष निकालना है कि चूंकि पाटलिपुत्र से तक्षशिला बहुत दूरी पर है, तो आप निष्कर्ष निकालेंगे कि सुदूर प्रांत में उस समय विद्रोह की भावना थी, सुदूर प्रांत में, और उस विद्रोह के कारण बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें सुसीम के शासन प्रणाली भी एक महत्वपूर्ण कारण हो सकता है, जनता की स्वाभाविक वृत्ति भी कारण हो सकती है, अथवा भारतवर्ष में केंद्रीकृत जो प्रशासन व्यवस्था उस समय डेवलप हुई थी उसका भी वो प्रतिकूल परिणाम हो सकता है। लेकिन यहाँ पर आपको तथ्य के दृष्टिकोण से देखना है कि तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उस विद्रोह को सुसीम संभाल नहीं पाया। उसके बाद अशोक गए, उन्होंने उस विद्रोह को शांत किया। तक्षशिला के लोगों ने कहा कि हम राजकुमार सुसीम या राजकुमार अशोक के विरोधी नहीं है, बल्कि उनके शासन व्यवस्था पर उनका प्रश्न किया था। ठीक, इसको देखेंगे। अब यहाँ पर आपको निष्कर्ष निकलता है कि अशोक तक्षशिला में जाकर के उदारतापूर्ण शासन करते हैं और इससे अशोक की प्रशासकीय क्षमता जो सुसीम से बेहतर थी, प्रशासकीय क्षमता जो सुसीम से बेहतर थी, इसका उल्लेख मिल जाता है। सुसीम से बेहतर थी, इसका उल्लेख मिलता है। अब आप लोगों को यहाँ पर अब बिंदुसार के दो राजकुमारों को आप लोग देख रहे हैं, अशोक और सुसीम, और यहां तक आपको स्पष्ट हो चुका है कि तक्षशिला में विद्रोह हुआ था। उस विद्रोह को दबाने के लिए अशोक को भेजा गया था, अवंती से भेजा गया था, और सुसीम उस विद्रोह को तक्षशिला के शासक के प्रांतपति के तौर पर नहीं दबा पाए थे। निष्कर्षतः अशोक की प्रशासकीय क्षमता सुसीम से बेहतरीन थी। अब हम लोग देखें यहाँ पर कि अशोक, यहाँ पर बिंदुसार है, तो बिंदुसार के समकालीन हमारे पास क्या क्या उल्लेख आते हैं। परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि बिंदुसार का निम्नलिखित में से समकालीन कौन नहीं था, तो आप इस पर क्या जवाब देंगे। हम देश के जो प्रमुख उच्च व्यक्तित्व उसकी चर्चा तो कर चुके हैं, अशोक के राज्य मौर्य वंश से बाहर की बात करते हैं तो एक हमारे पास आता है मिस्र और दूसरा हमारे पास आता है यहाँ पर सीरिया। मिस्र और सीरिया, इस दो का उल्लेख है बिंदुसार के समय में ज्यादा आता है। तो अभी चर्चा हुई थी तो हमने बताया था कि सीरिया के शासक से इन्होंने मांगा था अंजीर वगैरह मांगा था, सीरिया के शासक थे, इसको आप लोगों ने देखा है। तो सीरिया के शासक यहाँ पर देखेंगे कि सीरिया के शासक यहाँ पर एंटियोकस थे, एंटियोकस, इसको ध्यान रखना है, एंटियोकस सीरिया के शासक थे, एंटियोकस। और मिस्र के जो शासक थे, इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे, जो मिस्र के जो यहाँ पर शासक थे वो टॉलमी फिलाडेल्फस था, वो टॉलमी, इसको नोट कर लेंगे, टॉलमी फिलाडेल्फस था। यहाँ पर ये मिस्र के शासक थे और सीरिया के शासक एंटियोकस थे। दक्षिण भारत में अभी भी कलिंग प्रभाव चित्र में नहीं था और अन्य शासक भी थे। यद्यपि अन्य शासकों का उल्लेख अशोक के समय में 4 जो विदेशी उस समय से भारतवर्ष की भूमि पर उसका उल्लेख होता है, वो हम अशोक में पढ़ेंगे, कल की क्लास में पढ़ेंगे। तो आज आप लोग बिंदुसार के बारे में पढ़ेंगे। अब बिंदुसार यहाँ पर 297 वर्ष ईसा पूर्व, 297-98 वर्ष ईसा पूर्व सिंहासनारूढ़ होते हैं और 272 वर्ष
ईसा पूर्व इनका प्रारंभ होता है 272 वर्ष ईसा पूर्व। तो निश्चय कर सकता है बिंदुसार का शासनकाल लगभग 25 वर्षों का था। यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 24 वर्षों का था। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 24 वर्षों का था, बिंदुसार का शासनकाल 25 वर्षों का था। इस प्रायतः चंद्रगुप्त मौर्य से अधिक समय 25 वर्ष था। अगर आपको एक प्रश्न पूछा जाए कि मौर्य वंश में सबसे अधिक दिनों तक किसने शासन किया, तो आपका जवाब होगा अशोक, सम्राट अशोक। तो यहाँ पर 24 और 25 आपको याद रखना है। बिंदुसार के संबंध में जो कोई विशेष प्रकार के युद्ध का वर्णन हमें अन्य स्रोतों से नहीं मिलता है। तारानाथ ने लिखा है कि 16 राज्यों को उन्होंने, तारानाथ ने लिखा तिब्बती अलावा 16 राज्यों को पराजित किया था, लेकिन ज्यादा वर्णन इसका अन्य स्रोतों से हमको मिलता नहीं है। आज की कक्षा में हम लोगों ने बिंदुसार के बारे में तथ्यात्मक रूप से पढ़ा है। कल की जो हमारी कक्षा होगी वो सम्राट अशोक के बारे में होगी। आप लोग उपस्थित रहे, वीडियो को देखते रहे, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करें, लाइक माइंडेड को फॉरवर्ड करें जो पढ़ाई कर रहे हैं। धन्यवाद।